हमारे फादर और माताजी जो है ना, फैमिली जो है ना हमारी फार्मिंग से ही बैकग्राउंड से है। हम डॉक्टर बन के शायद बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पर बीमार होने के कारण को ठीक नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर 4 से 5 फसलों को एक साथ एक ही ज़मीन में रहने की व्यवस्था की। जब हम बचपन में पिताजी के साथ जंगल जाया करते थे तो वहाँ पर हमने देखा नीचे घास उग रही है, फिर हमने देखा झाड़ियाँ भी उग रही हैं, फिर हमने देखा एक बड़ा पेड़ भी है और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष भी खड़ा हुआ है। ये सारी वनस्पतियाँ एक ही जगह पर खड़ी हैं। करीब 4700 प्रयोग अभी तक हम 16 सालों में कर चुके। 370 प्रयोग हमारे अभी तक सफल हुए। भौरा नाम का एक जीव है जी, जिसका काम है भुनभुनाना। 9 सालों में लगातार हमने अलग अलग गाने ट्रायल किए, अलग अलग फसलों पे, अलग अलग टाइम पे। तो हमने देखा कि ना केवल इससे यील्ड बढ़ती है बल्कि पौधे एक स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। कौन जानता था कि मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाला एक छात्र एक दिन देश भर में कृषि के क्षेत्र में एक अहम योगदान के साथ अपना बहुत बड़ा नाम बनाएगा। और कौन जानता था कि वह स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करना चाहता था, वो आज किसान बन के इस देश की जो मिट्टी है उसके लिए काम कर रहा है और मिट्टी का ऑपरेशन कर रहा है। उसको जान रहा है कम क्षेत्र में कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं किसान, उसके बारे में पूरा रोल मॉडल तैयार करके और देश भर के किसानों को उसके लिए प्रशिक्षित कर रहा है, उसके लिए तैयार कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी वही लेके आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम बात कर रहे हैं आकाश चौरसिया जी से, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिले से आते हैं और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वजह थी कि मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। साथ ही साथ जो इनके नए नए एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे ये म्यूजिक थेरेपी करते हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उससे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उससे ये जो गौ माताएं हैं उनके दूध का भी उत्पादन ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों को भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आकाश जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि आप मेडिकल की तरफ ना जाके एग्रीकल्चर की तरफ आए। देखिए, हमारा बचपन से एक ध्येय था, सोच थी कि मैं लोगों की हेल्थ के लिए काम करूं। कक्षा 9 में आने के बाद ये पता चला हमें कि अगर हमें लोगों की हेल्थ पर काम करना है तो हमें मेडिकल की पढ़ाई करना पड़ेगी। तो हमने साइंस सब्जेक्ट लिया और उसको क्वालिफाई किया और फिर पीएमटी का जो प्री मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम होता है, जो बेसिकली एमबीबीएस बनने के लिए किया जाता है, तो वो भी हमने दिया, क्वालिफाई भी किया। पर हमें एम्स से एमबीबीएस करने का हमारा मन था। तो बस इसी सब के चलते जो है ना हमारा जुड़ाव जो है ना अस्पतालों से हो गया। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था हमारे करीब का, तो हम बीमार लोगों से कनेक्टिविटी बनाते थे, उनसे जानते थे, हालचाल जानते थे। तो हमें कई बार अस्पताल जाने का मौका मिला। तो जब हम अस्पतालों में देखा तो लगातार वहाँ पर हमने देखा कि भीड़ बढ़ रही है, लगातार बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, लगातार बीमारियों की भी संख्या बढ़ रही है और लगातार डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ रही है। तो मेरे मन में एक बस ऐसे ही जनरल सवाल आ गया। अचानक से सवाल ये आया कि जब ये सब कुछ बढ़ ही रहा है तो फिर हम डॉक्टर बन के फिर मतलब शायद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो ये बढ़ रहा है। तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है जो बचपन से सुन रखी थी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। इसका मतलब ये है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन और हमारे बॉडी का एक्शन रिएक्शंस होता है। तो खान पान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। और अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हमारी गाड़ी का एक इंजन होता है, तो बेसिकली हम उसमें कोशिश करते हैं कि अच्छा फ्यूल डालें, और वो इसलिए कि गाड़ी का इंजन हमारा अच्छा माइलेज दे। लेकिन अगर हम अपने शरीर को एक इंजन के रूप में देखें जो कुदरत ने हमें दिया है,
इसमें हम क्या फ्यूल डालते हैं ये हम कभी जांच नहीं करते हैं। इवन अपनी गाड़ी में अच्छा फ्यूल डालने के लिए हम पेट्रोल पंप का सिलेक्शन करते हैं कि भैया वो 2 किलोमीटर दूर जो पेट्रोल पंप है वो अच्छा तेल देता है, उसको जाके भरवाएंगे। तो जब हम इतना सिलेक्शन करते हैं एक गाड़ी के इंजन के लिए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में बहुत सारी है, जिसके पार्ट्स हमारी दुनिया में अलग अलग दुकानों पे, शहर में सैकड़ों दुकानों पे मिलते हैं, उसकी हमारे को इतना चिंता होता है। और हमारा जो इंजन है जिसमें हाँ, जो कहीं पर रिपेयर नहीं हो सकता है या उसके पार्ट्स नहीं मिल सकते बेसिकली, और दोबारा भी नहीं मिल सकता है और ख़रीदा भी नहीं जा सकता है, उसकी हम चिंता नहीं करते। तो ये सारी बातों ने हमें खेती की तरफ मोड़ने को मजबूर किया। और मेरे मन में ये थॉट आया फिर कि हम डॉक्टर बन के शायद बीमारी को ठीक कर सकते हैं, पर बीमार होने के कारण को ठीक नहीं कर सकते। तो बीमार होने का कारण खान पान है, और खान पान के लिए फैक्ट्री नहीं खोलना पड़ेगी, किसान ही बनना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर हमने मन बनाया खेती करने का और संकल्प लिया, डॉक्टर ना बन के किसान बन के हम लोगों को अच्छा अन्न खिला के लोगों को बीमार होने से रोकेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मेडिकल की तरफ आप जाना चाह रहे थे, फिर एग्रीकल्चर की तरफ आए, तो क्या आप पढ़ाई किए, प्लस घर वालों को उस समय क्या रुझान था? घर वालों का थोड़ा विरोध था, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि वो भी हमारे फादर और माताजी जो है ना, फैमिली जो है ना हमारी फार्मिंग से ही बैकग्राउंड से है। तो जो फार्मिंग सेक्टर में चैलेंजेस हैं जो आज हम समझ पा रहे हैं, उन चैलेंजेस को उन्होंने पूरी सारी ज़िंदगी फेस किया है। और वो सारे अनुभव ये बताते थे या समझाते थे कि हम अपने बच्चे को खेती में नहीं भेजेंगे, क्योंकि खेती करने वाले के लिए आज जो सोसाइटी में जो एक क्रेडिट है या फिर जो उसका स्टेटस है या फाइनेंशियली उसका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं खेती में ना जाने के लिए लोगों को वो करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो हमारे माँ बाप भी चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कुछ करें। तो विरोधाभास तो था, लेकिन उस विरोधाभास के बीच में जो है ना हमने इस काम को शुरू किया, और कुछ समय के बाद में फिर सबका रिएक्शन एक्शन जो है ना पॉजिटिवली इसके साथ जुड़ गया, मिशन के साथ। तो ये स्वाभाविक है, जब आप कोई काम लीक से हट के करते हैं तो विरोधाभास तो होता ही है। अगर हम बात करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तो एक तो होता है कि ठीक है हम फार्मिंग की तरफ जाएंगे, फार्मिंग करेंगे। आपके मन में ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप फार्मिंग नहीं, मल्टी लेयर, क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जी। असल में क्या है ना, देखिए, समस्या ही आविष्कार की जननी है, ये हम सब ने सुन रखा है। और ये जो आविष्कार हुआ मल्टी लेयर का, इसके पीछे हमारी एक अपनी समस्या थी, और केवल हमारी ही नहीं थी, हमने देश के और अन्य किसानों की समस्याओं को भी शामिल किया इसमें। तो एक जीवन में आपको मालूम होगा कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो रही होती है तो उसके पहले सांकेतिक छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो हमारे जीवन में भी ये जब बड़ा आविष्कार हुआ, उसके पहले सांकेतिक छोटे छोटे घटनाएं हुई। तो समस्या हमारे पास ये थी कि ज़मीन नहीं थी। हमारे पिताजी के पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उसमें भी उनके 10 हिस्से थे। तो एक के खाते में जो है ना 10 डिसमिल ज़मीन थी। अब 10 डिसमिल ज़मीन में परिवार का कैसे गुजारा हो, वो वही किसान बता सकता है जिसके पास इतनी थोड़ी ज़मीन हो। तो ज़मीन की क्या कीमत हो सकती है वो हमको मालूम था, और वो दर्द हमारे पास था, क्योंकि हमने किराए की ज़मीन से काम शुरू किया था। तो ये हमारे पास एक समस्या थी। तो अंदर से ये हमेशा चलता रहता था कि कम ज़मीन में हम कैसे मतलब कुछ कर लें। फिर एक घटना हमारे को घटित हुई, जब हम बचपन में पिताजी के साथ जंगल जाया करते थे, तो हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी वनस्पतियाँ एक साथ में उगती हैं। पर ये उस समय देखा बस खाली और छोड़ दिया। ऐसे जीवन में हमारे साथ बहुत सारे किस्से आते हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। तो वैसे ही हमने भी छोड़ दिया, पर वो कहीं ना कहीं दिमाग के मेमोरी में वो था। तो वहाँ पर हमने देखा नीचे घास उग रही है, फिर हमने देखा झाड़ियाँ भी उग रही हैं, फिर हमने देखा एक बड़ा पेड़ भी है और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष भी खड़ा हुआ है। ये सारी वनस्पतियाँ एक ही जगह पर खड़ी हैं, और कोई इनको खाद डालने नहीं आ रहा, कोई इनको पानी डालने नहीं आ रहा, कोई इनका मेंटेनेंस नहीं कर रहा, कोई दवाई नहीं डल रही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेमोरी में ये घटना के रूप में आया। फिर जब हम पहली बार जब शहर पढ़ने के लिए गए, तो कक्षा 8 तक तो हमारी गांव में ही स्कूलिंग हुई। फिर कक्षा 9 और 10 और 11 12 जब हम पढ़ने शहर आए, तो हमने एक के ऊपर एक घर देखा। तो वहाँ ये भी एक छोटी घटना थी। अभी देख के हम छोड़ सकते हैं, पर हमारे मन में एक जिज्ञासा आई कि एक के ऊपर एक घर बना के लोग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि गांव में तो हमने सिंगल घर देखा है, खप्पर का मकान हुआ करता था। तो एक के ऊपर एक घर इसलिए लोग बना रहे हैं क्योंकि इनके पास जगह कम है। तो जब इनके पास जगह कम है
और एक के ऊपर एक घर बना रहे, तो हमारे पास भी जगह कम है, तो हम एक के ऊपर एक खेती क्यों नहीं कर सकते हैं, एक के ऊपर एक फसल क्यों नहीं उगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती चली गई। और फिर जब हमने खेती शुरू की तो टमाटर की खेती से हमने काम शुरू किया था। हमारे प्रयोग को देखने के लिए बहुत शहर के लोग आए, किसान आए, बहुत दूर दूर के लोग आने लगे, क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था और वो बहुत ही हिट हुआ। 15 फीट ऊंचा हम टमाटर का पेड़ लेके गए और एक पौधे से हमने 32 किलो टमाटर निकाले। तो वो देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और फिर जब लोग आते थे तो हम लोगों को बताया करते थे कि आप भी ऐसा करिए, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये था कि हम अपनी इतनी सी ज़मीन में कितना करेंगे। तो हमने लोगों को बताना चालू किया। लोगों को जब बताना चालू किया तो लोगों ने बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स बताना चालू किए, क्योंकि ये एक व्यवस्था है समाज की कि अगर किसी को आप अपना काम बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये भी हमारे जैसा करे, तो सामने से एप्रिशिएशंस तो आते हैं, पर साथ साथ में जो है ना प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जी। जैसे ताजमहल बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन दोबारा उसको दूसरा बनाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो ऐसे ही कुछ है कि हमने लोगों को बताया कि आप भी हमारे जैसा करिए, तो लोगों ने प्रॉब्लम बताया, बोले हमारे यहाँ पानी का लेवल डाउन हो रहा है। प्रॉब्लम बताया किसान ने, हमारे यहाँ बीड्स बहुत होते हैं, घास बहुत होती है, थोड़ी ज़मीन में ये करना पॉसिबल है, बड़े स्केल में करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमको कई किसानों ने अवगत कराया कि साहब जो है ना खेती जो है ना हमारी प्रोटेक्टेड नहीं है, बहुत सारे एनिमल जो है ना उसको डैमेज करते हैं, मोर है, सुअर है, हिरन है, बुंदेलखंड क्षेत्र नीलगाय, में तो और ज़्यादा। करेक्ट है ना। तो ये प्रॉब्लम बताई। फिर कई लोगों ने बताया कि सर जो है ना आपका खेत शहर के पास में है, आप जो उगाते हैं बिक जाता है, हमारा खेत बहुत दूर है, इसको बेचने में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम हमें बताए। तो एक दिन हमने सोचा कि काश ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास होती तो हम क्या करते। तो एक अपनी प्रॉब्लम तो थी कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी, दूसरी किसानों ने बता दी इतनी सारी प्रॉब्लम, तीसरा हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखा, और चौथा हमने अपने जंगलों को बचपन से देखा। ये सारी चीज़ों को क्लब करके हमने इस पर काम करना चालू किया और 2009 से हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किए। और हमारा एक और चीज़ इसमें था, पान की पैतृक फार्मिंग का नॉलेज, जो हमने बचपन से देखा है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी प्रैक्टिस होती हैं, उन सबको क्लब करके मल्टी लेयर फार्मिंग का जन्म हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हमने बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा इसको क्या बोलोगे आप, तो मैंने कहा मल्टी लेयर फार्मिंग बोलेंगे इसको। तो वहाँ से इसका नाम जो है ना निकलना चालू हुआ। तो इसके पहले लोग मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे काम करते थे, एक खेत में एक साथ कई सारी फसलें लगाते थे, लेकिन एक के ऊपर एक फसल लगाने का कॉन्सेप्ट जो है ना हमने तैयार किया। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसा है कि आप एक थोड़ी सी जगह में 4 लोगों को 4 मंजिला बिल्डिंग बना के 4 अलग अलग फैमिली को रहने की व्यवस्था कर देते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पर 4 से 5 फसलों को एक साथ एक ही ज़मीन में रहने की व्यवस्था की। अब इसके पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो क्या है? तो विज्ञान है, एक तो इस टेक्नोलॉजी का बेसिक आधार है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जिसमें हम चारों फसलों को ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें कि हमें 4 फसल एक खेत में लगानी है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि एक ज़मीन पर 4 फसलें एक साथ कैसे हो सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आपको अलग अलग स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्पेस ना यूज़ करके हम एक ही स्पेस में अगर यूज़ करें इन चारों फसलों को, तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा जी। जैसे अगर हम इसको ऐसे समझें कि 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन है और 4 लोगों को 1000 स्क्वायर फीट ही चाहिए, तो आप 4 फ्लोर का बिल्डिंग बना दीजिए और एक को ग्राउंड फ्लोर दे दीजिए, एक को फर्स्ट दे दीजिए, एक को थर्ड, एक को फोर्थ, तो चारों लोगों को 1000 स्क्वायर फीट लैंड मिल सकता है। ठीक उसी तरह से हमने इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम चारों फसलों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक को ग्राउंड फ्लोर में लगाते हैं, एक को सरफेस फ्लोर में लगाते हैं, एक को फर्स्ट फ्लोर में लगाते हैं, एक को सेकंड फ्लोर में लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फ्लोर में हम अलग अलग फसलों को डिवाइड करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब चारों फसलें एक साथ एक ज़मीन पे होंगी तो सबको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सबको पानी चाहिए होगा, सबको धूप रोशनी चाहिए होगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक साथ एक ही जगह में चारों फसलों को एक जैसा ये मिल जाए? क्योंकि पानी तो हम एक ही बार देंगे, रोशनी जितनी आती है उतनी ही आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 4 फसलें लगा दी तो सूरज 4 गुना रोशनी ज़्यादा दे देगा, और चारों फसलों को एक ही जगह पे फलना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जंगल का वो सिद्धांत जो कुदरत ने हमको कहीं ना कहीं जंगलों के रूप में सिखाया है कि एक दूसरे के ऊपर कुदरत ने डिपेंडेंसी बनाई हुई है।
अगर हम कुदरत के कुछ मूल सिद्धांतों को समझेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर एक सिद्धांत ये है कि एक जो लिविंग बॉडी है उसका वेस्ट दूसरी लिविंग बॉडी का फूड बनता है ना। जैसे हमारा जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, वो किसी दूसरी लिविंग बॉडी का फूड है, फिर उसका जो वेस्ट है वो किसी तीसरी लिविंग बॉडी का फूड है। और इस सिद्धांत पर कुदरत ने पूरे संसार के जीवों को बनाया और उनका फूड चेन बनाई, और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। तो जंगलों में जो पौधे एक साथ हो रहे हैं वो एक दूसरे की निर्भरता के आधार पर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें खाद की डिमांड नहीं है। इस सिद्धांत को जब हमने अपने इसमें एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत ही आश्चर्यजनक हमें परिणाम मिले, और इसमें हमने एक साथ कई फसलों को लगा के एक्सपेरिमेंट किया कि इसके साथ क्या ये फसल हो सकती है। तो इसको अगर हम सैद्धांतिक रूप में अगर देखें, साइंटिफिक रूप में, तो हमारे देश के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन करिए, फसल चक्र अपनाइए। फसल चक्र अपनाने के पीछे का जो सिद्धांत है वो यही है कि आपने जो एक फसल लगाई है, अब वो फसल का वेस्ट उस मिट्टी में पड़ा हुआ है। अगर आप वापस वही फसल लगाएंगे तो वो फसल कमज़ोर होगी, और अगर आप फसल बदल के लगाएंगे तो शायद दूसरी फसल के लिए पुरानी फसल का वेस्ट फूड के रूप में काम आएगा, तो वो फसल और बेटर होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमको मिलती हैं, और जंगलों में जब हमने देखा तो हमें इसके प्रमाण मिले, और वही प्रमाण हमने एक्सपेरिमेंट करके इसमें अप्लाई किए। करीब 4700 प्रयोग अभी तक हम 16 सालों में कर चुके हैं, एक के साथ दूसरा लगा के। 4700 प्रयोगों में 370 प्रयोग हमारे अभी तक सफल हुए, जो एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो मूल सिद्धांत है वो एक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है कि हम फसलों को 4 एक साथ कैसे ऑर्गेनाइज करें, किसको कहाँ हम जगह दें, और दूसरा है कि किस फसल के साथ में हम कौन सा क्रॉप लगाएं, ताकि ये चारों फसलें एक साथ प्रॉपर तरीके से हो पाएँ और उनकी ईल्ड बन पाए। तो ये इस टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत है। अगर हम बात करें, जैसे आप बताए कि अलग अलग स्टेज में हम लोग लगाते हैं, तो क्या प्लांट के हाइट के आधार पे लगाए जाते हैं, या फिर इस प्रकार से लगाया जाता है कि कौन सा प्लांट किस प्लांट के नीचे ग्रो कर जाएगा जी, तो किस तरह से, किस आधार पे उसको लगाते हैं? इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे स्ट्रक्चर का तो एक अपना सिद्धांत है, फसलों के जो कॉम्बिनेशन का सिद्धांत है उसमें ये बात आती है कि हम कौन सी फसल को नीचे, कौन सी फसल को ऊपर रखें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हम 4 फसलें लगा रहे हैं उनका रूट जोन एक जैसा नहीं होना चाहिए। माने सभी फसलों की जड़ें का जो साइज़ है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा हुआ तो सारी फसलों की जड़ें एक ही स्थान पर ग्रो करेंगी, और वो फिर मतलब सबको एक दूसरे को नहीं होने देंगी। नंबर 2, लाइट की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हो। तो जो भी आप 4 फसलें सेलेक्ट करेंगे उनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होना चाहिए। नंबर 3, इसमें जो फ्रूटिंग जोन होगा, माने कि जो फसल को ग्रो करके फलना है उसका स्तर अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी फसलें एक ही जगह पर फलने को आ जाएं। फिर अगला है कि सबका एज अलग अलग होना चाहिए, उम्र अलग अलग होना चाहिए। मतलब कोई जो है ना 2-3 महीने की उम्र की फसल होना चाहिए, कोई 4-5 महीने की होना चाहिए, कोई 7-8 महीने की होना चाहिए, कोई साल भर की होना चाहिए। ऐसे जो है ना अलग अलग उम्र के पौधे होना चाहिए। फिर अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को जो है ना फास्फोरस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सभी को नाइट्रोजन की है। अगर ऐसा होगा तो डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी जी, बिल्कुल, है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स पर हम कॉम्बिनेशन ट्रायल करते हैं। तो ये तो हम पता कर सकते हैं कि किसका रूट जोन कितना जाता है। हम ये भी स्टडी कर सकते हैं ऑन पेपर कि इसका एज इतना है ये क्रॉप का। जैसे धनिए का पत्ते का एज सबको मालूम है कि 40 दिन में निकल जाता है और लगभग मैक्सिमम 90 दिन तक चलता है, ये एज है उसका। लौकी का सबको मालूम है कि 6 महीने तक चलता, 45 दिन में फ्रूटिंग आ जाती है, ये सबको मालूम है। लौकी कहाँ फलेगी ये भी सबको मालूम है, ज़मीन में भी फैला सकते हैं और छत बना के भी फैला सकते हैं। और लाइट की रिक्वायरमेंट का भी हम एक वर्बली पता कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए किस पौधे को कितना लाइट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसको कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही आएगा। तो ये हमने ट्रायल कर करके एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें हम अलग अलग एज के पौधे लेते हैं, अलग अलग सनलाइट की रिक्वायरमेंट के पौधे लेते हैं, अलग अलग जो है ना हम फ्रूटिंग जोन यानी कि फलने का स्तर वाले पौधे लेते हैं, और अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के पौधे लेते हैं, तब जाके ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे अभी आने वाले समय में खरीफ सीजन आ रहा है जी, आपके 300 से ज़्यादा सफल एक्सपेरिमेंट हैं जी, कोई एक
एक्सपेरिमेंट या कोई एक मॉडल आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं जो खरीफ में फार्मर्स लगा सकते हैं? जी देखिए, खरीफ में जो है ना, जैसे अगर हम अभी कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कमिंग जो सीज़न आने वाला है या जो चल रहा है, इसमें आप एक रूट क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे कि हल्दी लगाइए, आप अरबी लगाइए, या फिर जो है ना आप सूरन भी लगा सकते हैं, ओल भी लगा सकते हैं, फिर आप अदरक भी लगा सकते हैं। वो एक क्रॉप अभी ज़मीन के नीचे लगेगी ये टाइम पे। फिर आप एक क्रीपर्स लगा सकते हैं। क्रीपर्स बोले तो एक लता वाली फसल, जैसे कि लौकी भी लगा सकते हैं, तोरई भी लगा सकते हैं, फिर अपना ककड़ी भी लगा सकते हैं, ये अपना करेला वगैरह भी, पड़ोरा, परवल, कुंदरू, ये टाइप का एक क्रीपर्स लगा सकते हैं। और इसके साथ में एक फ्रूट्स लगा सकते हैं अभी। तो जैसे आप पपाया लगा लीजिए, ड्रमस्टिक लगा लीजिए, या कोई बागवानी में करना चाहता है तो ठीक है, वो आम भी लगा सकता है, चीकू भी लगा सकता है, मौसम्मी भी, संतरा भी लगा सकता है। ये क्रॉप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये टाइम पे ये 3 क्रॉप का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर कोई ये मॉडल को 5 लेयर और 4 लेयर में करना चाहता है तो इसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल टाइम होता है मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में हम चारों फसलों को एक साथ में लगा सकते हैं, 5 को भी एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, एक सामान्य तापमान होता है, और जैसे जैसे ही हमारा तापमान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे फसलों की ग्रोथ भी बढ़ती है। इधर सनलाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उधर सूरज का ताप बढ़ता है। तो उसका जो टाइमिंग मैच किया हमने वो फरवरी से शुरू करने का किया है। तो फरवरी में अगर हम शुरू करेंगे तो 5 फसलें एक साथ में हम ले सकते हैं। और अगर हम साल के किसी भी सीज़न में शुरू करेंगे तो कोई सीज़न में 3 ले सकते हैं, कोई सीज़न में 2 ले सकते हैं, कोई में 4 ले सकते हैं, ऐसा। वर्तमान में अगर हम बात करें कि जी कितने आप कार्यशालाएं दे चुके हैं, प्रशिक्षण दे चुके हैं, कहाँ कहाँ पे देते हैं, जी आपके अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स भी होते हैं, जी उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। साथ ही साथ ये बताएं कि जो भी फार्मर्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जी या आपसे, क्योंकि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ भी आप हमसे मिलते हैं जी कि युवाओं का अच्छा खासा हुजूम आपके साथ इकट्ठा होता है जी कि कुछ जो भी आपका कीमती समय है उसमें से कुछ जान लेने का। जी तो वो हमें बताएं कि किस तरह से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं, आपकी कार्यशालाएं कहाँ कहाँ हैं, क्या उसका एक पूरा प्रोसेस होता है? जी कार्यशालाएं देखिए, जब हमने काम शुरू किया उसके 3-4 साल के बाद में इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया। 2013 में हमने अपना एक एनजीओ बनाया, उन्नत कृषि अभियान परिषद के नाम से, और 27 और 28 हमने डेट निश्चित की कि हम किसानों को इस डेट में निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। तब से लेकर आज तक लगातार 27 और 28 2 दिन की कार्यशाला हमारी निरंतर 15 सालों से चल रही है। 16 साल हो गए। तो ये कार्यशाला 2 दिन की हमारे फार्म पे एवरी मंथ होती है। डेट निश्चित है 27 और 28। सागर में? सागर में कहाँ पे? हमारे खेत पर ही होती है। हम पेड़ के नीचे ही लोगों को सिखाते हैं। तो कपुरिया गांव है, झांसी रोड पर है, स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसके बाद हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया कुछ समय के बाद में कि 2 दिन का जो सेशन है वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो जो नई जनरेशन काम करना चाहती है खेती में, उनके लिए वो 2 दिन एक परिचय के तौर पे होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा दिया जाए और इस सेशन को थोड़ा अलग रूप में बनाया जाए। तो हमने इस सेशन को प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज़ किया, प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया कि जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करते हैं, हम वो यंगस्टर्स को जो खेती में अपना कैरियर हम बनाना चाहते हैं या खेती को एज ए कैरियर के रूप में करना चाहते हैं, हम उन किसानों को प्रैक्टिकली एजुकेशन देंगे। हम उन्हें खेती सिखाएंगे कि कैसे करना पड़ती है, फावड़ा कैसे चलाना पड़ता है, गोबर कैसे उठाना पड़ता है, खाद कैसे बनानी पड़ती है, मिट्टी कैसे तैयार करना पड़ती है, जुताई कैसे करनी पड़ती है, बेड कैसे बनाना पड़ता है, लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनाना पड़ता है, फसलों को कैसे लगाना पड़ता है, फिर कैसे निकालना पड़ता है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके बेचने के लिए तैयार करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली 7 दिन का एक कोर्स हमने बनाया, उसमें हम सिखाते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे 2019 से हम ये कोर्सेज चला रहे हैं। 20 से 20 से 26 तारीख तक हर महीने की ये कोर्स होता है 7 दिन का। और युवाओं को अगर देखा जाए तो ये मल्टीलेयर एग्रीकल्चर का मॉडल युवाओं के लिए भारत में पहली पसंद बना हुआ है। तो जहाँ पर भी वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे हमारे शिविरों में 40 से कम उम्र के लोग जुड़ते हैं और इसको एज ए कैरियर जो है ना लोग अपना रहे हैं। तो हमारा सागर में एक रेगुलर कोर्सेस हम चलाते हैं। देश भर का कोई भी किसान, कोई भी नौजवान आके उसको ज्वाइन कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सागर नहीं आ पाता तो हम उसके राज्य में, उसके ज़िले में जाके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो वो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है। तो वो प्रोग्राम कोई एनजीओ कराता है,
कोई किसानों का समूह संगठन कराता है, या फिर सरकारी संस्थाएं कराती हैं, या गैर सरकारी संस्थाएं भी कराती हैं। तो वो पता करना होता है कि कब कहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी लोग ज्वाइन करके और वो शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपसे जी कैसे वो संपर्क कर सकता है, या फिर आपका जी कुछ वेबसाइट या फ़ोन नंबर, या फिर जी कैसे संपर्क कर सकता वेबसाइट तो नहीं है सर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना रहे हैं जल्दी उसमें लोगों की सुविधा हेतु। परंतु वो फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे 2 नंबर हैं, उन नंबरों पे वो संपर्क करके एक व्हाट्सएप मैसेज दे दें कि अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, तो उनको अगले 3 महीने का शेड्यूल हम उनको भेज देते हैं, और फिर वो जहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहें वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, ये अब प्रोसेस है। आप अगर हम लोग बात करें कि आप कितने एरिया में आप सागर में अपना पूरा मॉडल सेटअप जी लगाए हुए हैं? हमने शुरू तो किया था 10 डिसमिल से, अभी टोटल मिला के 28 एकड़ में काम शुरू किए हैं हम, है ना, मतलब 28 एकड़ में काम कर रहे हैं। मल्टी लेयर खेती हम 5 एकड़ के आसपास में करते हैं, बाकी में हम अलग तरीके के मॉडलों पर काम करते हैं, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, इन सारे सिस्टमों पर भी हम काम करते हैं। तो लगभग 70 से भी ज़्यादा फसलों पर हम काम करते हैं। उसमें हम मिलेट्स भी उगाते हैं, वेजिटेबल भी उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं, पल्सेस भी उगाते हैं, और ग्रेन्स क्रॉप भी उगाते हैं। अच्छा, अगर बात करें अब घर जी वालों का क्या रुझान है, क्योंकि देश जी विदेश में ख्याति है, प्रधानमंत्री जी से लेके जी बहुत सारे चर्चित लोग आपको सम्मानित कर चुके हैं। जी तो अब घर वालों का क्या रुझान है, मम्मी पापा का क्या रुझान है? देखिए, घर वाले लोग थोड़े समय के बाद सब लोग इस मिशन का हिस्सा बन गए, और सब लोग अभी दिन रात मेहनत करके इस मिशन में शामिल हैं। और मैं समझता हूँ ये एक काम नहीं है, ये अगली पीढ़ी को एक दिशा देने का काम है। ये एक मिशन है हर थाली तक विषमुक्त अन्न पहुँचाने का, और इस मिशन में हमारा पूरा परिवार जो है ना लगा हुआ है, और हमारे बहुत सारे सहयोगी भी इस काम में लग गए हैं, और उनको भी ये समझ में आ गया है कि अच्छा अन्न खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और तभी जीवन के सारे सुख हमारे अपने होंगे। तो अच्छी निरोगी काया सबसे पहला हमारा काम है, और ये मिशन जो है ना इसको पूरा कर रहा है। हाँ, मेरा एक सवाल और, जैसे आप बताया कि जी प्राकृतिक खेती पूरा हम जी प्राकृतिक पद्धति से करते हैं, जी तो उसमें क्या क्या आप लोग यूज करते हैं? जैसे जी जीवामृत हुआ, वर्मी जी कंपोस्ट हुआ, घन जी जीवामृत हुआ, बीजामृत हुआ, जी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, बताएं। प्राकृतिक खेती को अगर हम करीब से समझें, जो मैंने समझा है, तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ जुड़ के काम करना प्राकृतिक खेती का एक पार्ट हो सकता है। ये मैंने बहुत करीब से देखा, पेड़ पौधों से हम जब बातचीत करते हैं, जब काम करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे हमने प्रकृति की पूरी व्यवस्था को समझा, और इस व्यवस्था में जो है ना हमको जो एक मूल बात समझ में आई वो है रिसाइकिल। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, पृथ्वी है, इस पे जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सारी रिसाइकलिंग सिद्धांत पर चल रही हैं। हमारा मनुष्य का शरीर भी हम बनते हैं 5 तत्वों से मिलके बनते हैं, फिर जब हमारा शरीर शांत होता है तो ये 5 तत्वों में वापस ये मिल जाता है, और फिर नया शरीर बनता है। ये क्या हमें सिखाता है? ये रिसाइकिल सिखा रहा है कि हम रिसाइकिल हो रहे हैं, बेसिकली हम बन रहे हैं, मिट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर मिट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर मिट रहे हैं। तो रिसाइकिल ही इस पूरे मतलब व्यवस्था का पार्ट है। तो खेती जो है हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है वो रिसाइकिल का पार्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हम अपनी परंपरागत व्यवस्था पे जाएं, हरित क्रांति के पहले। तो एक पेड़ यानी कि एक फसल जब हम खेत में उगाते हैं तो उससे जड़ बनती है, तना बनता है, पत्तियां बनती, डालियां, शाखाएं, और फल बनते हैं। तो फल मतलब अनाज। तो हम घर लेके आए, और अनाज से हमने तमाम पकवान बनाए, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए, और फिर हमने उसको खा के डाइजेस्ट करके, और इसका वेस्ट हमने कहाँ निकाला? तो हम पहले तो घर घर शौचालय का अभियान नहीं था, तो हम खेतों में जाया करते थे। हमारी दिनचर्या एकदम फिट थी, सुबह 4 बजे हम लोटा लेके जाया करते थे और खेत में वेस्ट करके आ जाते थे। तो हमने जो फल बना, मिट्टी से जो फल बना, वो हम घर लेके आए और वापस हमने खेत में जाके रिसाइकिल कर दिया, माने कि खेत को वापस दे दिया। फिर हमारा जो पत्ती, तना और डालियाँ वाला पार्ट था, उसको हमने क्रॉप वेस्ट के रूप में हमने उसका घनाई किया। तो उससे जो भूसा बना, बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट बोल सकते हैं हम, उसको हमने अपनी गायों को खिलाया। गायों ने गोबर दिया, उस वेस्ट से मिल्क बनाया उन्होंने पहले, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ हमारा मिल्क से।
और फिर उसी वेस्ट से उन्होंने गोबर बना दिया। 12 घंटे के अंदर कोई भी वेस्ट को खा के गाय गोबर में कन्वर्ट कर देती है, और ये दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन कह सकते हैं, आज तक इंसान नहीं बना पाया, जो 12 घंटे में किसी भी कचरे से दूध निकाल दे, जो इंसान की सेहत के लिए सारे तत्व को दे देता है, और साथ में गोबर बना दे 12 घंटे में। तो वो गोबर उन्होंने बना दिया, वो गोबर को कंपोस्ट बना के हमने वापस खेत में डाल दिया। तो जो पौधे का तना, पत्ती और जो भी डाली वाला पार्ट था वो वापस फिर रिसाइकिल हो गया, और जो जड़ वाला पार्ट था उसको किसान अपना हल से जुताई करके वापस खेत में जोत देता था। तो ये रिसाइकिल व्यवस्था थी। इससे जो पौधे फसल उगी वो वापस कहीं ना कहीं मिट्टी को मिल जाती थी। इससे हमें कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही हमें बाहर से कोई खाद भी माने दवाई और बाकी के इनपुट हमें डालने की ज़रूरत थी। लेकिन ये व्यवस्था डैमेज हुई और पशुधन हमारे व्यवस्था से गायब होते चला जा रहा है। किसानों ने गाय पालना बंद कर दिया, तो कचरा रिसाइकिल नहीं हो रहा, और फिर घर घर शौचालय आए, तो फिर जो है किसानों ने खेत में जाने बंद कर दिया, और वो रिसाइकिल की व्यवस्था डैमेज हो गई। और जब डैमेज हो गई तो हमें फिर बाहर से रिसोर्सेज यूज़ करना पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर इस पूरी व्यवस्था को हम वापस सेट करें तो हमें या तो रिसाइकिल करना पड़ेगा, और या तो मिट्टी की जो आवश्यकता है वो हमें जैविक आदानों से पूरा करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमने 4 खाद बनाना शुरू की अपने खेत पे, जो हम अपने क्रॉप वेस्ट से और गाय के गोबर से बनाते हैं। तो इसमें हम डीएपी का एक विकल्प बनाते हैं, जो रॉक फॉस्फेट पाउडर और गाय के गोबर को मिक्स करके 70 डेज रख के कंपोस्ट करते हैं, और उस कंपोस्ट को हम खेत में डालते हैं, जो डीएपी का रिप्लेसमेंट बनता है। तो मिट्टी को जो भोजन चाहिए फास्फोरस के विकल्प के रूप में, वो हम इस खाद से पूर्ति कर देते हैं। फिर हम एक खाद बनाते हैं जो पोटाशियम का रिप्लेसमेंट होता है, उसमें हम अपनी क्रॉप का वेस्ट और नमक को कंपोस्ट करके बनाते हैं। तीसरा होता है एक यूरिया का विकल्प, जिसमें हम जितना भी ग्रीन वेस्ट होता है उसको पानी में डाल के उसको डिस्पोज करते हैं, गलाते हैं, और फिर वो हम लिक्विड के रूप में यूज़ करते हैं। और एक माइक्रोन्यूट्रेंट, तो माइक्रोन्यूट्रेंट के विकल्प के रूप में हमारे पिताजी और उनके पिताजी एक फार्मूला यूज़ करते थे जो पान की खेती में यूज़ होता था। उसमें वो गुड़ और गोबर का घोल बना के डालते थे। तो गुड़ बेसिकली एक सेलुलोज का काम करता था। सेलुलोज बैक्टीरिया का सबसे अच्छा डाइट है, और गोबर जो है ना एक मीडियम है बैक्टीरिया को ग्रो करने का। तो ये दोनों चीज़ मिला के हमने देखा है कि वो घोल बना बना के पान के उसमें डालते थे, और उससे पान के पत्ते में बढ़िया चमक आती थी और ग्रोथ होती थी। इसी फार्मूले को हमने अडॉप्ट किया और उसी में थोड़ा अलाइनमेंट किया। अलाइनमेंट ये किया, उसमें उड़द दाल का आटा मिलाया ताकि बैक्टीरिया और तेज़ी से बढ़ सकें। फिर हमने उसमें ये गौमूत्र भी ऐड कर दिया, और साथ में हमने इसमें सरसों की खली भी ऐड कर दी, तो उससे आयरन, मैग्नीशियम और बाकी के तत्व पौधे को मिल सके। और ये पूरा एक घोल बना के हमारे पिताजी, बड़ा सा घड़ा होता था पहले, 200-300 लीटर का मटका होता था, उसमें ये बनाते थे। तो इसको मटका खाद बोलते थे, और इसी खाद को हमने कंटिन्यू आगे बढ़ाया, और इसको हम मटका खाद बोल के माइक्रोन्यूट्रेंट के सब्स्टिट्यूट के रूप में देते हैं। तो ये सारी खादें गो आधारित व्यवस्था के अंतर्गत और रिसाइकिल व्यवस्था के अंतर्गत हम मिट्टी को पूरा करते हैं, और इससे हमारी उपज में अच्छा बढ़ोतरी होती है। और इसे आप चाहे प्राकृतिक खेती का नाम दे सकते हैं, चाहे इसे आप जैविक खेती का नाम दे सकते हैं। कुल मिला के हम मिट्टी की जो आवश्यकता है वो गाय के गोबर और हमारी फसल के वेस्ट से रिसाइकिल करके हम करते हैं। अच्छा, जैसे आप इतने सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि प्राकृतिक खेती की मार्केटिंग की, जी, क्योंकि किसान को आप कुछ भी दे दीजिए, किसान ग्रो कर लेगा, जी जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके पास आती है मार्केटिंग की। जी। तो आप किस तरह से मार्केट क्रिएट करते हैं? दूसरी चीज कि आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को, और जिस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग में प्रोडक्शन हो रहा है किसानों का रुझान बढ़ रहा है लगातार, तो वो भी प्राकृतिक होगा, तो वो किस तरह से मार्केट क्रिएट कर पाएंगे या क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए एक बड़ी अवेयरनेस की हमको ज़रूरत है, और इसके लिए किसान, आपने कहा कि जागरूक हो रहा है, वो प्राकृतिक खेती की तरफ आ रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं लोगों के बीच में, कैसे भी आप लोगों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी हम पहुंचते हैं, और अपने जो इन्वेंशन है या जो विधाएं हैं वो किसानों को बताते हैं। तो उससे एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन जो आपने मार्केटिंग शब्द कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो फिर फसल का उचित मूल्य किसान को नहीं मिलेगा, और जो खेती करने का अंतिम रूप है या अंतिम या फ़ायदा है
वो किसान के खाते में नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमने सोचा है कि जब तक हम सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक हम परचेज़र जो अन्न खरीद रहा है उसको नहीं हम बताएंगे कि आप जो अनाज खा रहे हैं इससे बीमारियां हो रही हैं, और हम लोग जो अनाज उगा रहे हैं गाय आधारित खेती करके, इससे आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, आपको माइग्रेन नहीं होगा, आपको कब्जियत नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको बीपी नहीं होएगा। तो लोगों को फिर ये खरीदने में आसानी होगी। तो ये हम बड़ी कैंपेन कर रहे हैं इसके लिए, और लोगों को अवेयर करते हैं, नए नए फसलों की जानकारी देते हैं कि ये खाने से ये फ़ायदा होगा, ये खाने से ये फ़ायदा होगा। तो हमने देखा है कि लोग काफ़ी इसमें जुड़ रहे हैं और हमारी बहुत सहूलियत से मार्केटिंग हो जाती है और हम अन्य किसानों की भी मदद कर पा रहे हैं। तो सोसाइटी को एक बड़ी कैंपेनिंग की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो देसी बीजों को अपने खान पान में शामिल करें और देसी पद्धति से जो प्रोसेस हुआ अन्न है उसको शामिल करें, और जो प्राकृतिक व्यवस्था से उगा हुआ अन्न है उसको शामिल करें। तो इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके उत्पादों को सही मूल्य मिलेगा, और सोसाइटी को बीमारी से दूर रहने का भी मौका मिलेगा, है ना। जैसे मैं अगर कहूँ कि बी थेरेपी के बारे में हम लोग सुने, जी काफ़ी सारी थेरेपी के बारे में हम लोग सुने, जी म्यूजिक थेरेपी हम लोग ह्यूमन में सुने, जी आप लोग प्लांट में म्यूजिक थेरेपी करते हैं, उसके बाद गौ माताओं पे करते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है? जी, लगभग 2014 के बाद हमारे ये दिमाग में आया, क्योंकि जब हमने मनुष्यों से ये सीखा, जब वो बहुत तनाव में होता है तो या तो वो मंदिर जाता है, और मंदिर शायद इसलिए जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शांति मिलती है उसको। तो जब मनुष्य बहुत तनाव में होता है तो उसको शांत जगह में रहना पसंद होता है, या फिर उसको अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनना पसंद होता है जी, है ना, या वो अपना मूवी देखता है पसंदीदा, या अपना कोई गाना सुनता है। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि तनाव में अगर इंसान है तो फिर पेड़ पौधे भी तनाव में रहते होंगे। जाहिर सी बात है, इंसानों ने इतना कोलाहल मचाया ध्वनि तरंगों के माध्यम से, पॉल्यूशन के माध्यम से, तो हमसे पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति की व्यवस्था हमसे परेशान है। हाँ, बस ये है कि वो हमसे संवाद नहीं कर पाती है, वो हमें बता नहीं पाती कि हम आपसे परेशान हैं, लेकिन है ये हमें पौधों की कम हो रही ग्रोथ के रूप में, या बाकी के जो सिम्टम्स हम पौधों में देखते हैं उसके रूप में हम समझ सकते हैं। तो इसको मैंने समझा और हमें लगा कि पौधे भी तनाव में हैं। और जब हम बहुत गहराई में गए तो हमने देखा कि भौरा नाम का एक जीव है जी, जिसका काम है भुनभुनाना। इसको जब मैंने समझा तो ये क्या करता है, तो ये केवल एक ही काम करता है, भुन 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 करता रहता है। तो इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि पौधे के मनोरंजन के लिए कुदरत ने भौरे को बनाया। जब पौधे में फूल और फल आते हैं उसी समय पे भौरा गुनगुनाता है, क्योंकि पौधे को उस समय पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, काम होता है, उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, उसको फूल से फल भी बनाना है, और पूरा अपना दिनचर्या भी मेंटेन करनी है। तो उस समय उसको बहुत लोड होता है, तो कुदरत ने उस समय पे भौरे को बनाया और भौरा गुनगुनाहट करके पूरे पौधों का मनोरंजन करता है। अब बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो गई, पौधे खेतों में रहे नहीं, वनस्पतियां नहीं रहीं, पेड़ पौधे लोगों ने काट दिए, तो भौरे भी नहीं रहे, भौरे गायब हो गए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम अलग से कुछ गाना दे के ये उसका रिप्लेसमेंट बना सकते हैं। तो ये हमने ट्रायल किया और 9 साल हमको लगे। 9 सालों में लगातार हमने अलग अलग गाने ट्रायल किए, अलग अलग फसलों पे, अलग अलग टाइम पे। तो हमने पाया कि अगर हम एक रिदम में फसलों को म्यूज़िक देते हैं, उसमें बेसिकली गाने नहीं होते, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स होते हैं, वेव्स होती हैं, वो ध्वनि तरंगें अगर हम देते हैं तो 15 से 25% तक ईल्ड बढ़ाई जा सकती है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया। तो हमने अदरक की ईल्ड बढ़ाई, हल्दी की ईल्ड बढ़ाई, करेले की ईल्ड बढ़ाई और बाकी फसलों की ईल्ड बढ़ाई। तो करीब 6 गाने हैं जो हमने सेलेक्ट किए, वो अलग अलग एज पर सुनाने पड़ते हैं। जब पौधे का बचपन अवस्था होता है तब सुनाना पड़ता है, और जब थोड़ा युवा अवस्था में आता तब अलग गाना होता है, और जब उसका एक पड़ाव होता है उम्र का तब अलग गाना होता है। तो हमने देखा कि ना केवल इससे ईल्ड बढ़ती है बल्कि पौधे एक स्वस्थ जीवन भी जीते हैं, मतलब उनमें बीमारियां भी कम आती हैं और उन्हें कीट और ये सारी व्याधियां भी कम लगती हैं। तो ये हमने फसलों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर हमने अर्थवर्म पर भी एक्सपेरिमेंट किया। केंचुए हमने पाले अपने भारतीय नस्ल के, उनसे हमने खाद बनाने का काम शुरू किया।
तो हमने देखा कि केंचुए भी कम काम कर रहे हैं। जब हमने उन्हें गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने 45 दिन में, जो 60 दिन में काम कर रहे थे, वो गाना सुन के उन्होंने 45 दिन में काम कंप्लीट किया और उनका मल्टीप्लिकेशन भी प्रॉपर टाइम पे बढ़ा। फिर हमने वही गायों पे भी एक्सपेरिमेंट किया, तो गायों को सुना के, जो गाय 3 लीटर दूध देती थी उसको 4.5 लीटर पे गाना सुना के लेके आए। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट म्यूज़िक थेरेपी के हैं और ये बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। अगर इसको किसान भाई खेती में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे बिना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाए वो अपने मोबाइल से भी गाना सुना सकते हैं। वैसे तो हमने अपने पूरे खेत में साउंड पूरा सेटअप लगा रखा है एक, और हम सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक फसलों को गाना सुनाते हैं, रात्रि के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक केंचुओं को गाना सुनाते हैं, और सुबह में 6 से लेकर 7 बजे तक हम अपनी गायों को गाना सुनाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद है और इससे ईल्ड भी बढ़ी और पौधों की, फसलों की और जानवरों की और तुम्हारा केंचुए की स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा इसका फ़र्क पड़ा। अच्छा, जब आप ये गाना स्टार्ट किए सुनाना, लोग कहे नहीं कि आप किसको गाना सुना रहे हैं? जी, थोड़ा लोग समझते थे कि ये सटिया गया है बच्चा। तो तरह तरह के सवाल थे लोगों के दिमाग में, लेकिन हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता है। जी। तो एक समय के बाद में जब आर्टिकल हमने लिखे इस पर और इस पर शोध पत्र भी लिखे गए, और जब लोगों को ये पता चला कि गाने सुनकर फसल में ईल्ड बढ़ाई गई, तब लोगों ने अप्रिशिएशंस करना चालू किया। तो शुरू में लोगों को लगा कि ये पता नहीं क्या एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के विचार रखे और कई लोगों ने बोला भी हमको कि ये क्या पागलपन का काम है, फसल गाने भी सुनती है क्या। तो ऐसे लोगों ने कहा, पर हमारे दिमाग में तो ये जो था कि कुदरत ने भौरा बनाया जब उनके साउंड्स के लिए, तो कहीं तो भी साइंस इसमें छुपा हुआ है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते गए, करीब सैकड़ों गाने हमने सुना के देखे। तो उसमें करीब हमारे पास 11 गाने हैं टोटल, अर्थवम के लिए भी हैं, फसलों के लिए भी और गायों के लिए। वो गानों पर हमारा एक्सपेरिमेंट है, वही गाने अगर आप सुनाते हैं तो उसमें ईल्ड बढ़ती है। अच्छा, अब हम अगर बात करें अभी तक के अवार्ड्स की आपके, जी वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के रहे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। जी, बहुत सारे इसको अप्रिशिएशंस मिले हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, और विज्ञान भवन में इसको ग्राम मित्र युवा सम्मान का खिताब दिया गया था। और ये मल्टीलेयर के इन्वेंशन और उसके एक्सटेंशन के लिए दिया गया था। फिर GSPL फाउंडेशन ने इसे राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान का खिताब दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यूथ कैटेगरी का महिंद्रा युवा समृद्धि का खिताब दिया। फिर इसके बाद सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड का खिताब भी इस काम के लिए मिला। फिर बहुत सारे मल्टीलेयर इनोवेशंस के लिए राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग 5 अवार्ड इस काम के लिए मिल चुके हैं। तो GSPL, JCI इंडिया ने और JCI इंटरनेशनल ने जापान में मोरल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए 2020 में इस काम के लिए चुना गया था। तो पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से एक नाम था एग्रीकल्चर के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे खिताब मिले। मैं समझता हूँ कि काम इम्पोर्टेंट है, और जब आप काम करते जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने साथ पीछे पीछे चलती चली जाती है। तो हमारा जो मिशन है, जो काम है, वो है लोगों को विषमुक्त अन्न उपलब्ध करवाना और लोगों की थाली विषमुक्त करना। तो इस अभियान में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी टीम लगी हुई है, और देश के वो सारे नौजवान या किसान जो इस मिशन में शामिल हो रहे हैं, वो सब इसका हिस्सा है। अच्छा, जब हम लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो ये होता है कि हमारे जो परंपरागत बीज रहे हैं जी, वो भी होना चाहिए, करेक्ट, उनका भी संरक्षण होना चाहिए। तो उनके लिए भी आप लोग कोई काम करते हैं? जी। 2014 के बाद से हमको ये समझ में आया कि खेती को इकोनॉमिकली अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें उसके इनपुट पे काम करना पड़ेगा। और इनपुट में अगर हम देखें तो खाद, बीज और दवाई, ये 3 बहुत बड़े हिस्सा हैं जो लगभग 70% कमाई किसान की ले जाते हैं। बीज हमारे पूर्वज पहले ऑलरेडी बनाया करते थे, तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पूर्वज पहले अपने खुद के बीज अपने खेतों से ही इकट्ठा करके रखते थे और फिर उन्हीं बीजों को अगली फसल के लिए लगाते थे। तो उनका बीज का खर्चा नहीं होता था, तो खेती में लागत नहीं थी। अब इस पे जब हमने स्टडी किया तो पुराने बीज तो हमने गायब कर दिए, अब इनको खोजना पड़ेगा। तो लगभग हमने 2014 से अभी तक 200 भारतीय नस्ल की विलुप्त हो रही प्रजातियों का संग्रहालय बनाया और किसान के दिमाग से एक थॉट हटाने का हमने प्रयास किया, और वो ये कि देसी बीजों में उत्पादकता नहीं होती है। ये थॉट हमने हटाया
और इस पे हमने एक विधा तैयार की, सिलेक्शन प्रोसेस तैयार की। उसमें हम क्या करते हैं, देसी बीजों को खेत में लगा के कुछ छोटे हिस्से से हम पौधे को सेलेक्ट करते हैं कि हम इसी पौधे का सीड लेंगे, उसके पैरामीटर हैं। तो उस पैरामीटर पे जब हम बीज को सेलेक्ट करके लगाते हैं तो हमने देखा कि हाइब्रिड से अच्छा हम उत्पादन ले पाते हैं। कुदरत ने बहुत सारे पौधों को और बहुत सारे फसलों को अलग अलग रूप में बनाया। जैसे हम मनुष्यों में अलग अलग प्रतिभाएं दी। जी। एक परिवार में अगर किसी माँ बाप के 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चों की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, विविधताएं हर जगह हैं। तो फसलों में भी विविधताएं हैं। जब हम किसी खेत में एक फसल को बोते हैं तो सारे पौधे एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी का परफॉर्मेंस है, जो हर पैरामीटर पे खरा उतर रहा, अगर हम उसका बीज लेके उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्वालिटी सीड्स मिलेंगे और क्वालिटी हमें आगे की फसल मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस है, लंबी चर्चा है, पर हम देसी बीजों पर काम कर रहे हैं और लगभग अभी तक 3.25 लाख किसानों को बीज हम बांट चुके हैं और उनको बीज बनाने की विधा भी हम सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि सिलेक्शन विधि, अगर हम लोग ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें एक नए सीड्स तैयार करने की एक विधि भी है कि सिलेक्शन विधि द्वारा भी वैरायटियाँ तैयार की जाती हैं। जी। और पुराने समय में भी इसी तरह का जो भी किसान देखता था कि लौकी बहुत अच्छी है, उसका बीज तैयार कर लेता था। पूरे प्लांट में देखता था कि करेला में ये करेला बहुत अच्छा है, उसी को कह देता था कि बीज के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो वही एक जो टेक्निक है उस हिसाब से कर रहे हैं। बस उसी टेक्निक को हमने थोड़ा सा आधुनिक रूप में मॉडिफाइड किया और उसके करीब 5-6 पैरामीटर बनाए। उन पैरामीटर्स पर हम पौधे को सिलेक्ट करके बीज के लिए तैयार करते हैं। अगर हम बात करें आज आपके इनकम की या आपके टर्नओवर की, जी, लगभग कितनी होगी? 40 से 50 लाख रुपए के आसपास हम 28 एकड़ से टर्नओवर एवरी ईयर करते हैं। खेती हम करते हैं सुबह शाम, क्योंकि हमें दिन में तो मौका मिलता नहीं है। हम किसानों को निःशुल्क रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो पूरे महीने भर हम कहीं ना कहीं होते हैं। तो 20 से 28 के बीच में हम सागर में होते हैं, क्योंकि हमारे वर्कशॉप चल रहे होते हैं। और पूरे देश में हम जाते हैं, घूमते हैं, लोगों को सिखाते हैं खेती के बारे में। तो समय हम बहुत थोड़ा दे पाते हैं। उतने थोड़े समय में हम इतना टर्नओवर कर लेते हैं। फिर बाकी का जो है ना, हम किसानों के लिए भी मदद करते हैं, उनके उत्पादों को भी प्रोसेस करके बेचने का भी काम करते हैं ताकि उनको भी सहायता मिल सके। तो उसका टर्नओवर हम अलग करते हैं। तो एक अच्छी खासी इनकम हमारी खेती में है। हम कई लोगों को अपने काम से जोड़ भी पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नौजवान अगर इसे एज ए प्रोफेशन 8 से 10 घंटा टाइम दे के अगर करता है प्रॉपर वे में सही रास्ते के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि खेती से अच्छा कोई धंधा है। क्योंकि खेती में पैसे अच्छा काम करने के बाद या 10 घंटा देने के बाद खेती में पैसे भी हैं, और इसमें जब पैसे आते हैं तो ग्लैमर तो आ ही जाता है। फिर इसके साथ में इसमें शांति, सुकून और समृद्धि भी है। शांति इसलिए क्योंकि इसमें जब आप प्रकृति के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव महसूस होता है, जो किसी भी प्रोफेशन में काम करने के बाद में स्ट्रेस के रूप में आपके पास आता है, यहाँ पर शांति के रूप में आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें सबका फ़ायदा होता है, समृद्धि आती है। समृद्धि मतलब छोटी सी वनस्पति, पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतुओं से लेकर बैक्टीरिया वायरस से लेकर पक्षी से लेकर और सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति से लेकर सभी लोग आपसे खुश रहते हैं। तो जहाँ पर सभी लोग खुश हों, सबके फ़ायदे की बात हो, उसको हम समृद्धि बोलते हैं। तो खेती करने में समृद्धि भी हमको मिलती है। जैसे आप बताए कि फूड प्रोसेसिंग भी करते हैं, तो किन किन चीज़ों की आप प्रोसेसिंग करते हैं? जो फसलें हम खेतों पर उगाते हैं उन सभी को एंड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बना के हम अपने मार्केटिंग पैनल में डालते हैं। तो जैसे हम वेजिटेबल तो उगाते ही हैं, वेजिटेबल भी हम डायरेक्ट अपनी होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को देते हैं। फिर जो वेजिटेबल सरप्लस होती है उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो जैसे पालक का भाजी है, अभी ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, किसान को या तो किसी भी दाम में बाज़ार में बेचना या उसे फेंकना, 2 ही विकल्प हैं उसके पास। जी। हम क्या करते हैं, अगर उचित दाम मिल रहा है तो हम सोसाइटी तक लेके जा रहे हैं, पर ज़्यादा पैदा हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं और डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना देते हैं। तो पालक के पत्ते को एक सामान्य तापमान पे हम सुखाते हैं, उसका पानी उड़ाते हैं
और जब वो पत्ता सूख जाता है तो उसका हम पाउडर बना लेते हैं, तो वो पालक का पाउडर हो गया। अब वो पालक का पाउडर हम सोसाइटी के पास लेके जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये डिहाइड्रेट किया हुआ पालक का पत्ते का पाउडर है। जब बरसात के समय में पालक आपको नहीं मिलती है और आपको अगर पालक का सूप पीना है या पालक का आपको कोई भी रेसिपी बनानी है, तो आप ये 1 चम्मच पालक का पाउडर डालिए, पानी में बॉईल कीजिए, अपने टेस्ट का नमक डालिए, सूप तैयार हो गया आपका। तो ये चीज़ जो है ना, जब हम लोगों तक लेके गए तो काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने और ख़रीदना भी चालू किया, और इधर हमारा पालक का पत्ता बाज़ार में कम दाम में बिकने से बच गया। तो हमने एक ड्रायर बनाया है जो सनलाइट से ही हम उसको ऑपरेट करते हैं, सोलर ड्रायर बेसिकली उसे हम बोल सकते हैं। तो हम वो सारी वेजिटेबल को इसी तरह से हम प्रोसेस करते हैं। तो चाहे वो पालक का पत्ता हो, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, या फिर जो भी फसल हो, सरप्लस होती है तो हम उसे प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन कर देते हैं। फिर अनाज हुए, मिलेट्स हुए, दालें हुई, इनके लिए हमने अलग ट्रेडिशनल अपना मेथड्स अपनाया है, उससे हम अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। तो जैसे दाल हमारे पूर्वज पहले हाथ वाले जांते से बनाया करते थे, आटा भी हमारे पहले पूर्वज जो है ना जांते से सुबह 4 बजे हमारी माताएं बहनें उठ के पीसा करती थी। उससे हेल्थ की एक्सरसाइज भी होती थी बढ़िया, बच्चे घरों में पैदा होते थे, यूट्रस का एक्सरसाइज होता था प्रॉपर, और बाकी पेट की फुल एक्सरसाइज 2 घंटा सुबह में हो जाती थी, और आटा भी पिस जाता था और उससे फाइबर भी डैमेज नहीं होता था। जो भी उस आटे की रोटी खाता था, 10 रोटी खा ले, 15 रोटी खा ले, शाम को वापस उसको 15 रोटी की भूख लगती थी। अभी का इंसान जो है ना, जो 1000 आरपीएम की चक्की से घुमा हुआ आटा खाता है, वो 4 रोटी पचाने में उसको शाम क्या दूसरा दिन लग जाता है, तब भी उसको भूख नहीं लगती दोबारा से उतना। तो हम लोग जांते से आटा पीसते हैं, जांते से हम लोग मसाला पीसते हैं, जांते से हम लोग दालें बनाते हैं, और ये प्रोसेस से की हुई दालें, अन्न, अनाज प्रोसेस किया हुआ हम सोसाइटी तक लेके जाते हैं। तो पूरी परंपरागत मेथड को हमने शामिल किया है। हाँ, इसमें थोड़ा आधुनिकीकरण किया है, जैसे हमने जांता हाथ से नहीं घुमाते, हम लो आरपीएम की मशीन से घुमाते हैं, तो उससे हमारा लेबर इंसेंटिव बचता है, एक व्यक्ति को नहीं बैठना पड़ता है और इतना श्रम नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने प्रोसेसिंग के हिस्से में शामिल किया है। तो हम अपनी पूरी प्रोसेसिंग में फूड चेन का बड़ा ध्यान रखते हैं कि उगाने से लेकर थाली में कुकिंग होने तक हमारा जो अन्न है उसकी क्वालिटी डैमेज ना हो, और हम हर वो चीज़ अपनाएं जो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं अपनाते थे, और उसको अपना के उनकी उम्र जो है ना 100 बरस से ऊपर होती थी और वो हेल्दी जीवन जिया करते थे। तो उन सारी विधाओं को हमने अपनी प्रोसेसिंग में शामिल किया है। जैसा आप 2009 से खेती कर रहे हैं, तो 2009 से और आज 2025 तक कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरा ये डिसीजन गलत था कि मैं एग्रीकल्चर की तरफ आ गया, अब नहीं हो पा रहा है? जी, देखिए, डिसीज़न जब हमने लिया था उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब, ना नॉलेज था, ना लोगों का साथ था, ना पैसे थे, ना ज़मीन थी, ना कुछ और था। उस समय पे जब हमने काम किया तो आज तो सब कुछ है ना? और विज़न एक ही था उस समय भी और आज भी, कि लोगों को जहर मुक्त अन्न खिला के बीमार होने से रोकना है। जब आप एक विज़न पर काम करते हैं, एक संकल्प लेके काम करते हैं, और संकल्प वैसा जिसका कोई विकल्प ना हो, और विकल्प हमारे संकल्प में कुछ है ही नहीं, है ना? तो इसलिए हमें वो मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है। और आज इतना ये सब कुछ हो गया, एक अच्छी खासी इनकम हो गई। हमने नहीं सोचा था, शायद हम डॉक्टर बनते तो 5-7 लाख रुपए का हम साल भर में पैकेज बना पाते, एक अच्छी सर्विस करते तो शायद 15-20 लाख रुपए भी कर लेते। लेकिन खेती में काम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है, जब हमारा उगा हुआ अन्न कोई खाता है और खाने के बाद बोलता है भाई साहब हमारी गैस बनना बंद हो गई, तो मुझे लगता है कि मैंने एक डॉक्टर का ही काम किया, है ना? उसकी गैस ख़त्म कर दी, और बिना टैबलेट दिए, है ना, बिना टॉक्सिन्स दिए। तो वो एक सेटिस्फैक्शन का काम करता है और एक मोटिवेशन का भी काम करता है, और फिर हमें मोटिवेशन आता है कि मैं अगले को भी उसकी भी गैस ख़त्म करूँ, उसका भी माइग्रेन ख़त्म करूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक दौर था जो बहुत ही संकटपूर्ण तरीके से गुजरा, लेकिन अब एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब इस काम को बहुत एक अलग लेवल पे हमें लेके जाना है, और मैं देश के नौजवानों को इसमें जोड़ने का काम कर रहा हूँ, और उनको भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो इस मिशन में शामिल हों और एज ए कैरियर खेती को अपनाएं और समाज को स्वस्थ बनाएं।
आने वाले समय में और आपके कौन कौन से, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और आने वाले समय में किसानों को और क्या आपके फार्म में देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, हमारा लगातार जो है ना, हमारी भारतीय जो व्यवस्था है, हमारी जो पुरातन एग्रीकल्चर व्यवस्था है, उसका जो नॉलेज है, हमारे जो ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने जो अध्ययन किया, शोध किया, वो शोध हमारी युवा पीढ़ी से काफ़ी दूर है। उनको पता ही नहीं है। वृक्षायुर्वेद में सिद्धांत लिखा ऋषि पाराशर ने, ऋषि सुरपाल ने, कि कैसे जो है ना वृक्षों से पानी गिरता है, वृक्षों से पानी गिरने का इम्पोर्टेंस क्या है, वृक्षों से पानी गिरने के पीछे साइंस क्या है। हाँ, हमने बचपन में पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है, पेड़ लगाने से बारिश होती है, पर इसके पीछे साइंस क्या है? पेड़ नीचे होता है, बारिश ऊपर से गिरती है। तो एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया एक साइक्लोन तैयार करता है और बादलों से क्रिया करके पानी की बूंद बनाता है। अब ये बात हमारे बच्चों को, हमारी यंग जनरेशन को पता नहीं है, पर ये शोध के रूप में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने वृक्षायुर्वेद में, ग्रंथों में लिख रखा है। तो वो नॉलेज हमारे आने वाली जनरेशन तक पहुंचे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो पुराने ग्रंथों को इकट्ठा करना, उसके नॉलेज को लोगों तक लेके जाना, ये हमारा अभी काम है। और हमारा ये भी आगे का विज़न है कि ये एजुकेशन में शामिल होना चाहिए, है ना। ये शिक्षा पद्धति में शामिल होना चाहिए, हमारी कृषि व्यवस्था, क्योंकि ये जो हमारी भारत की कृषि व्यवस्था है, ये हमारी जीवन शैली की व्यवस्था है। ये हमें जीना सिखाती है, हमें संघर्ष सिखाती है, हमें पेशेंस कैसे रखना चाहिए वो सिखाती है। क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, बीज डालते हैं, तो एक समय के बाद ही वो पत्ता बनता है जी, है ना। तो वो हमें पेशेंस सिखाता है कि ये कितना पेशेंस इंसान के अंदर होना चाहिए। एक समय आने पर ही वो पत्ता बनेगा, एक समय आने पर ही वो फूलेगा, एक समय आने पर ही वो फ्रूटिंग देगा। तो ये जब हम कुदरत के साथ जुड़ते हैं तो एक पेशेंस लेवल डेवलप होता है, धैर्य डेवलप होता है। फिर इससे बहुत सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। अनुशासन सीखने को मिलता है। प्रकृति के सारे जीव कितने अनुशासित होते हैं। एक उदाहरण दूं तो केंचुआ देखिए आप, आदि काल से, जब राम का ज़माना था, कृष्ण का ज़माना था, चाणक्य का ज़माना था और आज का ज़माना है, इस ज़माने में भी वही काम कर रहा है जो भगवान ने उसको दिया था। यानी कि उसको काम दिया था मिट्टी के अंदर होल बनाने का। आज सोचिए कितना डिसिप्लिन है वो। उसको कोई भी स्कूल ने उसको नहीं पढ़ाया। बिना स्कूलिंग के केंचुआ इतना डिसिप्लिन है जो राम के ज़माने से लेकर आज तक उसकी आने वाली जनरेशन वो काम कर रही है। अनडिसिप्लिन नहीं हुआ। मधुमक्खी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं शहर जाके अब लोगों को काटूंगी। वो इतना डिसिप्लिन में रहती है, वो फूलों से शहद बनाने का काम करती है। उसको वो काम दिया कुदरत ने, डिसिप्लिन में काम कर रही है। सांप कभी भी शहर आके लोगों को काटने का काम नहीं करता। उसके पास जहर है, उसको मालूम है कि हमारे काटने से किसी की मौत हो सकती है, लेकिन वो कभी भी इंसानों से छुप के रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। तो कुदरत के बहुत सारे जीव, यानी कि पूरी कुदरत की व्यवस्था हमें डिसिप्लिन भी सिखाती है, अनुशासन भी सिखाती है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है खेती से, और वही हम लोगों को सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलते चलते एक रैपिड फायर टाइप का अपन लोग कुछ करते हैं कि जी। मैं कुछ बोलूँगा, आपको एक शब्द में जवाब देना है। जी। अगर मैं बात करूँ कि आकाश जी को सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी है? टमाटर। सबसे अच्छा वो लोकेशन जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ से, यहाँ के फार्मरों से मैं कुछ सीख सकता हूँ? पूरा देश। और अगर अगला मैं सवाल करूँ कि कौन सा आपके यहाँ उत्पाद है जिसे आपको लगता है कि ये उत्पाद तो हर घर तक पहुँचना चाहिए और ये हर घर की ज़रूरत है? दाल और गुड़। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक आप जहाँ भी सेमिनार्स में गए हैं, आपको लगा हो कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट किए और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ के सेमिनार में आया? दक्षिण भारत और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में हम लोग अमूमन भी देखते हैं कि फार्मर्स का रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छी वहाँ पे फार्मिंग भी, बहुत सिंसियर तरीके से लोग काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ को गौर से सुनते हैं। मैंने देखा वहाँ पर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है जब हम केरला में जाते हैं, आंध्रा तमिलनाडु में जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग हिंदी भाषी को सुनने के लिए, मतलब जितना हमारा नॉर्थ में लोग इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हॉल में अगर 200 चेयर है तो लोग 250 या 250 लोग होते हैं।
6-6 घंटा लोग खड़े रह के सुनते हैं, और वो भी भाषा ना होने के बाद भी। तो वो जो जिज्ञासा है, वो जो पैशन है, वो जो मतलब एक अंदर से जुनून है उस काम को करने का, वो हमें वहाँ के किसानों में देखने को मिला। और महाराष्ट्र में भी ये हमको देखने को मिला। वहाँ पे बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है। इवन पूरे देश में ये हालत है, 95% हमारे देश में किसान छोटे बचे हुए हैं, जिनके पास 1 से 2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है। तो बहुत जागरूक तरीके से महाराष्ट्र के किसान भी सुनते हैं, और वैसे तो पूरे भारत के लोग सुनते हैं, हमारे सभी राज्यों के और सभी जिलों के लोग, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा। हाँ, जब बात आती है कि सबसे बेटर वाली, तो जी, महाराष्ट्र, और आप जैसे बताएं। अगर हम अगला क्वेश्चन पूछें कि आकाश जी को अभी तक जो भी अवार्ड मिले, जी, एक कोई ऐसा अवार्ड जो मिला हो और लगा हो कि जो मेरा निर्णय था वो बहुत अच्छा था और इसमें मुझे अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब हमको विज्ञान भवन में पुरस्कृत किया, तो कभी हमारा सपना भी नहीं था कि हम देश के मुखिया से मिल पाएंगे। इवन हम पार्षद से मिलने को भी कभी हिचकते थे हमारे गांव के, और विधायक से मिलने का भी तो कभी सपने में भी नहीं था, विधायक को भी मिलने का सपना नहीं था। लेकिन जब हम देश के मुखिया से मिले, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से मिले, तब हमें बहुत अलग फील हुआ कि मतलब जो है ना, कुछ हो गया है लाइफ में, है ना, ऐसे हमको महसूस हुआ। तो उन्होंने बड़े से पीठ थपथपाया, हमारा हाथ मिलाया, और उन्होंने कहा कि लगे रहो इस काम में, ये बहुत अच्छा काम है। अगर हम बात करें कि आपका कोई आदर्श, क्योंकि हर फार्मर का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक आदर्श होता है जिसे वो सीखता है या फिर चाहता है कि उनसे जाके मैं बात करूं और कुछ ना कुछ उनसे ज्ञान अर्जित करता रहूं, कोई वो व्यक्ति पूरे देश भर में? जी, माता पिता हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन जीने की कला भी सिखाई, और खेती में जो चुनौतियां हमको आईं उनमें कैसे हम टिके रहें, वो साहस, वो संघर्ष और वो धैर्य हमें उनसे सीखने को मिला। क्योंकि हमारे माता पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया खेती में और तमाम जो काम है उनके, उनमें तो बहुत उनसे हमें सीखने को मिलता है। और एक संघर्षपूर्ण जीवन जी के हम कैसे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपनी कठिनाइयों को सामना करते हैं, और अपने आदर्शों को बिना खोए हुए, बिना विचलित हुए, तो ये मैंने उनसे सीखा है। हमारे किसान साथियों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो चलते चलते, तो वो ज़रूर दें, जिससे किसान कुछ सीख के, आपको देख के, आपको सुन के, आपसे जुड़ के कुछ नया कर सके। और जिस तरह से आज आप पूरे देश भर में ही नहीं, विश्व में भी आप जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे भी आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इसी तरह से और भी किसान अपनी आय बढ़ाएं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपना आर्थिक स्थिति सुधारें। तो उनके लिए आप एक कोई संदेश? मैं देश के किसानों से और नौजवानों से, दोनों से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि वो एक तो प्राकृतिक खेती की तरफ जुड़े, जो हमारी सरकारों का भी सपना है, और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता भी है। इससे ना केवल हमारी मिट्टी सुधरेगी, हमारा पर्यावरण, वातावरण और हमारा जो अन्न है वो विषमुक्त होगा, और उससे हमारी सेहत बहुत मजबूत होगी। जब हमारी सेहत अच्छी होगी तभी तो हम जो है ना कुछ कर पाएंगे। हम डॉक्टर भी बन पाएंगे, हम इंजीनियर भी बन पाएंगे, हम अलग अलग प्रोफेशंस के लोग भी बन पाएंगे। तो किसानों से हमारा आग्रह यही है कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ। हाँ, इसमें चैलेंजेस हैं, इसमें मुश्किलें हैं, और दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो बिना मुश्किल के होता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, इसको नज़रअंदाज करते हुए वो इसमें आएँ और इसमें काम करें, और इनोवेशंस के साथ में काम करें, नवाचार के साथ में काम करें, और दूसरा, काम को कंप्लीट करके काम करें। देखिए, किसान भाइयों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खेती जैसा कोई भी धंधा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल का इतना बड़ा ऑफ़र छोड़ के इसके अंदर काम किया, और इतने सालों के अनुभव के बाद में मैं ये बात बहुत गहराई से बोलना चाहता हूँ कि खेती जैसा कोई काम नहीं है, पर इसमें काम वैसे करना पड़ेगा। अभी तक किसान ने बैगन टमाटर उगाने को खेती समझा है, और खेती इतना तक नहीं है, खेती इसके आगे भी है। खेती इसके आगे भी होती है। बैगन टमाटर को जब हम उगा लेते हैं तो वही बैगन टमाटर प्रोसेस होके हमारे पास वापस सॉस के रूप में आता है। तो ये काम सॉस तक है,
ना कि टमाटर उगाने तक है। तो किसान को अपने काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप केवल अपनी खेतों में जो फसलें उगा रहे हैं उनको फसलों के रूप में बाज़ार में ना लेके जाएं, उनको उत्पाद बना के बाज़ार में लेके जाएं, तो निश्चित तौर पे ये खेती बहुत ही मुनाफे का काम बनेगा। और जो मुनाफा बाज़ार आपकी फसल से कमाता है वो मुनाफा आप स्वयं कमा सकते हैं। और इसके लिए सरकार कितना प्रोत्साहित कर रही है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी सब्सिडियाँ दे रही है और तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है ना हमको अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से मिल रही हैं। तो किसान भाई अपने काम को कंप्लीट करें और प्रकृति की तरफ लौट के इसके साथ जुड़ के काम करें, ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करके जाएं। कि जैसे हमारे पूर्वजों ने जैसे हमको ये धरती दुल्हन की तरह दी थी सजा के, पर्यावरण अच्छा था, पानी अच्छा था, मिट्टी अच्छी थी, कार्बन अच्छा था और अच्छा सेहतमंद अनाज था, हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या सौंप के जा रहे हैं? नोटों की गिड्डियाँ या बड़ी बड़ी इमारतें? अगर हम नोटों की गिड्डियाँ और बड़ी बड़ी इमारतें सौंप के जाएंगे तो उन इमारतों में बैठ के बच्चे को कैंसर हो जाएगा और वो नोटों की गिड्डियाँ अस्पतालों में खर्चा कर देगा। तो क्या ये हमारे जीवन का सार है? या हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम उनको अच्छा पानी, अच्छा मिट्टी, अच्छा वातावरण और अच्छी हवा छोड़ के जाएं, ताकि वो इस समाज में जो है ना अपना संघर्ष करें, जीवन जिएं और एक अच्छा मतलब कहना चाहिए स्वस्थ जीवन जी के 100 साल अपनी उम्र पूरी करें। तो ये हमें तय करना है। तो ये दोनों ही एंगल से है। हम समाज को इससे जहर मुक्त अन्न भी खिलाएं, अच्छा रुपए बना के अपनी समाज में स्टेटस और खेती को अच्छा दर्जा भी दें और साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करके जाएं। हम अच्छा माहौल अगर छोड़ के जाएंगे तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। तो ये हमारे साथ आकाश जी थे। बहुत विस्तार से पूरी मल्टी लेयर फार्मिंग पे हम लोग बातचीत किए, साथ ही साथ इनका जो सबसे मुझे अट्रैक्टिव करने वाला, क्योंकि मल्टी लेयर फार्मिंग की इनके तो हम लोग काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन जो आज पहली बार मैं सुना कि प्लांट थेरेपी और एनिमल पे, गौ माताओं पे भी ये लोग म्यूजिक थेरेपी कर रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं उस चीज़ को अब हमारे किसान लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये केवल ह्यूमन में नहीं हो सकता, ये प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है और इससे हम प्रोडक्शन भी अच्छा ले सकते हैं। आकाश जी बहुत कीमती समय दे के हम लोगों के पास आए, क्योंकि ये एक सेमिनार में आए हुए थे, हम लोग रिक्वेस्ट किए, एक रिक्वेस्ट पे हमारे यहाँ आए और इस पूरी बातचीत को हम लोग किए जो आप लोगों तक पहुँच रही है। और इतना सरल तरीके से फार्मिंग को बता देना, उसके बाद अगर आप इनके यहाँ ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत वेल्ड स्ट्रक्चर तैयार करके फार्मर्स के एक्सपेरिमेंट के साथ समझा देना, ये अपने आप में एक इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है और एक सराहनीय बात है। और देखिए अवार्ड वगैरह तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जैसे आकाश जी बताए कि जब मैं स्टार्ट किया तो एक अच्छा खासा संघर्ष था। आज सब कुछ है तो आज वो संघर्ष याद करते हैं तो ठीक है नहीं लगता, लेकिन उस समय इनका काफ़ी संघर्ष था घर वालों का। जब स्टार्टिंग में आप किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, ये कहें कि थोड़ा सा लीक से हट के जब कोई काम करते हैं तो उसमें हर पेरेंट्स वो नहीं होते, खासकर से हमारे जो गांव से दूर दराज से पेरेंट्स आते हैं जो खुद खेती करते हैं, तो एक किसान कभी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र या मेरा बेटा या बेटी किसानी करें। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख के अच्छी जॉब करें, अपना अच्छा करियर बनाएं। लेकिन एक अच्छा उदाहरण इन्होंने सेट किया है आकाश जी ने कि किसान का बेटा किसानी कर सकता है और एक नए मॉडल के साथ किसानी कर सकता है जो देश भर में ही नहीं विश्व भर में, जिसके मॉडल को सराहना मिलती है, जिसके मॉडल को जाना पहचाना जाता है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटियों में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे इनसे अनुमति लेके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इनको वहाँ पे बुलाया जाता है। आकाश जी हम लोगों के साथ आप जुड़े, इतनी सारी हम लोग जानकारी दी और आप बहुत कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और जब भी हम लोग आपके यहाँ आएंगे हमारी टीम उस तरफ जाएगी, निश्चित रूप से आपके फार्म पे भी आएगी। जरूर आइए, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।